हेलो क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयनिक कंडक्टेंस के बारे में, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी से रिलेटेड ही एक लेक्चर होता है। ठीक है, ये एक सेपरेट लेक्चर है जो कि कंडक्टिविटी पर बेस्ड तो है, बट हम इसके बारे में कुछ और आज यहाँ सीखेंगे। ये पूरा लेक्चर इस बात को डेडिकेट करेगा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसे मेजर कैसे करें और कौन कौन से फैक्टर की वजह से वो कंडक्टिविटी अफेक्ट होती रहती है। पहले तो आप समझिए, आयनिक कंडक्टेंस का मतलब है, आयनिक कंडक्टेंस का मतलब है कि कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस, ऑल आयंस ड्यू टू देयर चार्ज आर साइज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कितने चार्ज हैं, कितने आयंस हैं, उनकी साइज क्या है, उससे रिलेटेड कितनी कंडक्टिविटी जनरेट होती है एक्वस सॉल्यूशन में, हम उसको आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हमने पीछे जब पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड ही ये भी टर्म्स होते हैं। वहाँ पर हम लोग पर मोल आयंस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे थे। मैं यहाँ पे सिर्फ फोकस करूँगा आयंस के अकॉर्डिंग। मैं एक स्टैंडर्ड वर्ड मोल यूज न करके मैं बस बताऊँगा कि आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी जनरेट होती है हम उसको कैसे डिफाइन करें और कैसे मेजरमेंट उनका करें किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। हम 3 अलग अलग फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिसाइड होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ लेक्चर की तरफ। सबसे पहले चलिए सीखते हैं कि आयंस की साइज, चार्ज और नंबर्स कैसे काउंट करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि आयंस का जो माइग्रेशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, जो आयंस का माइग्रेशन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, वही इंटरनल सर्किट को मेंटेन करता है, वही इंटरनल सर्किट को कंट्रोल करता है। इसका मतलब माइग्रेशन ऑफ आयंस जितना ज़्यादा होंगे, माइग्रेशन ऑफ आयन जितना ज़्यादा होंगे उतना आसानी से और उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी जनरेट होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कंडक्टिविटी से, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी से। दूसरा, जो आयंस माइग्रेट कर रहे हैं उस आयंस में चार्ज की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो चार्ज की वैल्यू होती है वो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बात को समझ पा रहे हैं या काउंट कर पा रहे हैं कि कितना आयंस माइग्रेट कर रहे हैं और उस आयंस में कितनी चार्ज की वैल्यू है, तो कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में और एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। तीसरा जो फैक्टर होता है जो हम समझ पाते हैं कि जो आयंस माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, वो कितना फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी कम से कम है। आयंस जब भी माइग्रेट करेंगे तो आयंस अगर रजिस्ट हो रहे हैं, आयंस का जो मूवमेंट है वो अगर हिंडर्ड हो रहा है, तो मूवमेंट ही अगर अच्छा नहीं होगा तो पोटेंशियल ही जनरेट नहीं हो पाएगा। पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स या आयंस आसानी से फ्लो करें टुवर्ड्स द सोर्स, टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, जितना आसानी से फ्लो करेंगे, जितना ज़्यादा चार्ज कैरी करेंगे और जितना ज़्यादा नंबर में होंगे उतना आसानी से और उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी जनरेट होगी। ये तो रहा आपका एक्सप्लेनेशन अबाउट द कंडक्टिविटी। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या है, कितने हैं और उनकी साइज को कैसे डिसाइड किया जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको साइज को डिफाइन करने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। 2 तरह की साइज होती है, 2 तरह की साइज होती है। आयंस की साइज को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक साइज गैसियस स्टेट में और एक साइज एक्वस फेज में। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो आयंस होते हैं वो गैस फेज और एक्वस फेज में अलग अलग साइज रखते हैं, क्योंकि
फेज में वही आयंस वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि जो लिथियम आयन है, लिथियम आयन हम उसको लिखेंगे लिथियम प्लस गैस और लिथियम प्लस एक्वस। जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमें लिथियम प्लस एक्वस को लेके चलना है, क्योंकि जो भी कंडक्टिविटी होगी, आयनिक कंडक्टिविटी, वो लिथियम प्लस एक्वस के डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा। लिथियम प्लस गैस डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। लिथियम प्लस एक्वस का मतलब सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट अराउंड द लिथियम आयंस। लिथियम आयन के अराउंड कितने वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, वो कहलाएगा लिथियम का एक्वस साइज। हमेशा ही क्या होता है कि जब आयंस वाटर में या सॉल्यूशन में फ्लो करते हैं, तो जो सॉल्वेंट है या जो वाटर है, वो आयंस के चारों तरफ एक घेरा, मतलब कि स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आयंस उनको लेके मूव करता है। मतलब कि दैट इज कॉल्ड हिंडर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस ड्यू टू द सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आयंस अगर हाइड्रेटेड है, जैसे ऐसे समझिए, अगर ये प्लस चार्ज है तो इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो कैटायंस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से जो कैटायंस होंगे वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। हम इसको बोलते हैं हिंडर्ड मूवमेंट ऑफ कैटायंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सीधे सीधे शब्दों में, जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट करेगा, उतना ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा मूवमेंट को लेकर के, और आयंस का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कहलाता है साइज ऑफ आयन। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कैटायन का साइज है, जो कि एक्चुअली होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हम उसको बोलते हैं एक्वस साइज ऑफ आयंस, ठीक है। तो आप सीधे सीधे शब्द में जानिए कि जो एक्वस फेज वाला साइज होता है, जो एक्वस फेज वाला साइज होता है, मतलब कि लिथियम प्लस गैस, इसमें कह सकते हैं कि ये जो साइज है ये बड़ी होगी। लिथियम प्लस एक्वस इज ग्रेटर इन अ साइज दैन लिथियम प्लस इन गैसेस स्टेट, ठीक है। और इस तरीके से साइज डिफाइन होगी। जितनी बड़ी साइज होगी, फ्लो उसका उतना स्लो हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट हिंडर्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। समझ बात आ रही है? अब ये समझिए, इसका मतलब ये हुआ कैटायंस के फॉर कैटायंस हम दो बातें सीखते हैं। कैटायंस के लिए मैं दो बातें सिखाता हूं बस। क्या? पहला, हाई चार्ज डेंसिटी, मोर पोलराइजेशन, मोर हाइड्रेशन। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर किसी कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब कि जो आयन है उसका जो रियल साइज है, गैसेस फेज वाला साइज छोटा है, चार्ज ज्यादा है। साइज छोटा, चार्ज ज्यादा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऐसे कैटायंस ज्यादा इजीली पोलराइज करते हैं, मोर इजीली पोलराइज। पोलराइज करने का मतलब कि जो दूसरे आयंस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, या उनके चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, हम उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, और जब भी कैटायन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो वो आसानी से वाटर मॉलिक्यूल की तरफ एसोसिएट करेगा, हम उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो हाई चार्ज डेंसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पोलराइजेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई हाइड्रेशन, ठीक है, मोर हाइड्रेशन। और जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उसकी साइज, जो एक्वस साइज है, वो बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से फ्लो रुक जाएगा। क्या होगा? फ्लो रुक जाएगा,
ठीक है। इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको बता दूं लिथियम, एग्जाम्पल ले रहा हूं लिथियम प्लस एक्वस, ठीक है। पोटेशियम नहीं है, सोडियम आएगा, सोडियम प्लस एक्वस, पोटेशियम प्लस एक्वस, रोडियम प्लस एक्वस और सीजियम प्लस एक्वस। अगर हमको डिसाइड करना हो कि ये सारे जो आयंस हैं एक्वस स्टेट में है, तो साइज किसकी ज्यादा होगी? एक्वस साइज, एक्वस साइज ज्यादा किसकी होगी? लिथियम प्लस की। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि यहां पर हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन किसका ज्यादा है? लिथियम प्लस का, तो उसका एक्वस साइज भी ज्यादा होगा, और एक्वस साइज ज्यादा होने की वजह से जो आयनिक कंडक्टेंस है वो ज्यादा किसका होगा? सीजियम प्लस का। तो क्या मतलब समझ में आपको आया? मतलब ये समझ में आया कि एक्वस साइज जितनी छोटी होगी आयनिक कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो सीजियम प्लस एक्वस हैविंग मोर आयनिक कंडक्टेंस देन द अदर, या कह लीजिए सोडियम प्लस एक्वस हैज मोर आयनिक कंडक्टेंस देन लिथियम प्लस एक्वस। रीजन बताएंगे, बिकॉज लिथियम प्लस जो है इजिली हाइड्रेटेड, हैविंग मोर एक्वस साइज, दैट्स व्हाई हिंडर्ड मूवमेंट या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट will be occur, will causes low conductance in the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी की वैल्यू या कंडक्टेंस की वैल्यू घट जाएगी या कम हो जाएगी। ये बात हो गई, ठीक है। तो सीधे सीधे शब्दों में मैंने क्या समझाया कि जितना छोटा से छोटा एक्वस साइज होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होगा, फ्री मूवमेंट होगा, और कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ये सारी जो बातें हैं ये हाइड्रोजन और किसको छोड़ के? OH माइनस को छोड़ के समझाई जाती है, ठीक है। मैं समझा दूं फिर से, H प्लस और OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस को छोड़ करके ये सब पे रूल लागू होगा। H प्लस की साइज छोटी होती है फिर भी वो इजीली फ्लो करता है इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये कॉम्पिटिटिव नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। H प्लस की साइज छोटी होती है फिर भी वो आसानी से फ्लो करता है, उसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। H प्लस एक्वस स्मॉल साइज, स्मॉल कैटा, ठीक है। H प्लस एक्वस, एक मैं वर्ड यूज करूंगा यहां पर, प्रोटॉन जंप। प्रोटॉन जंप, ठीक है। एक्चुअली H प्लस जो एक्वस है वो प्रोटॉन जंप करने की वजह से, एक रूल है प्रोटॉन जंप, जिसकी वजह से आसानी से वो माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझेंगे कैसे? पर देखिए होता क्या है, H प्लस जो है वो असल में ध्यान समझिएगा मेरी बात, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा जो H प्लस है जब एक्वस सॉल्यूशन में आता है तो H प्लस वाटर के साथ मिलकर बना लेता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और हाइड्रोनियम आयन जो है, जो हाइड्रोनियम आयन यहाँ देखते हैं, वो हाइड्रोनियम आयन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अपना H प्लस ट्रांसफर कर देता है। मतलब कि H प्लस इस हाइड्रोनियम आयन से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की तरफ जंप कर जाता है और फिर से बना लेता है हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन फिर से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन जो है के थ्रू H प्लस जंप करता जाता है। मतलब ये है कि जिस कैटायंस को
वाटर का मॉलिक्यूल रजिस्ट करता है, वही वाटर मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन प्लस के जंप करने के लिए। इसलिए H+ किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या इलेक्ट्रोड की तरफ आसानी से फ्लो कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जंप करता जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन जंप, हम उसको बोलते हैं प्रोटॉन जंप। इसी तरीके से हाइड्रोक्सिल जो आयंस हैं वो भी एसोसिएट करते जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ और जंप करते जाते हैं। इसलिए H+ और OH- की जो साइज है, कैटायन की जो साइज है, जो एनायन की साइज है, छोटी होने के बाद भी वो हाइड्रेट नहीं होते, और हाइड्रेट ना होने की वजह से उनकी जो साइज है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, उनकी जो साइज है या उनका जो मूवमेंट है वो हिंडर्ड नहीं होता, जबकि दूसरे जो कैटायंस हैं अपने मूवमेंट को हिंडर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन है वहां लिखा हुआ, किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा इन द सॉल्यूशन, उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा इन द सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ आयंस सेम है, किसी दो को आप कंपेयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस सेम है, तो आप कहिएगा जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। फॉर सेम नंबर ऑफ आयंस मोर चार्ज मोर कंडक्टिविटी। मान लीजिए आयंस और चार्ज दोनों सेम है, तो हम डिसाइड करेंगे साइज ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जिसकी साइज छोटी होगी वो उतना तेजी से फ्लो करेगा और कंडक्टिविटी की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सो स्मॉलर एक्वस साइज हैविंग मोर कंडक्टिंग पावर इन एक्वस सॉल्यूशन देन लार्जर आयन एक्वस साइज इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूरा कंक्लूजन है। एक बार पूरे बोर्ड को देखिए, इसको रिवाइज करिए और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द इंडिपेंडेंट आयंस माइग्रेशन, द माइग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस, कोहलरुस लॉ इसको बोला जाता है। मतलब कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने का तरीका बताया जाएगा। वो भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है कॉम्पिटिशन्स के लिए और बोर्ड के लिए। इसको आप जरूर प्रिपेयर करिएगा, ये कॉम्पिटिटिव नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।